तो स्किल की सारी एजुकेशन होनी क्या थी, हम चाहते हैं सुख से जीना, और सुख से जीने में भौतिकवाद में हमने ये सोचा कि सारा सुख मिलेगा डेवलपमेंट में। और डेवलपमेंट क्या होगी, सबको टीवी मिलेंगे, सबको कार मिलेगी, सबको मोबाइल मिलेंगे, ये चीजें जरूरी हैं अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं। मगर उस कैपेसिटी को बढ़ाने में वो हवा जो जीने के लिए सहायक थी वो सारी खराब हो जाए तो डेवलपमेंट हुआ कुछ और हो गया। उस पैसे से कार खरीद सकते हैं, जहाज खरीद सकते हैं, उस पैसे की वजह से ताजी हवा जो नेचर से मिल रही थी वो हमने गायब कर दी, उसको साफ करके हम नहीं ले पाते। दिल्ली, बॉम्बे या किसी भी शहर में किसी के पैसे में इतनी ताकत नहीं है कि अपने बच्चों को ताजी हवा दे पाए। किसी भी डिग्री में, किसी भी पोस्ट में वो ताकत नहीं कि आदमी को सुख और शांति दे पाए। ये सारी हमारी भागीदारी है, हम भागीदारी करते हैं सिर्फ। नेचर में भागीदारी के अलावा कुछ है नहीं। नेचर में कोई ऑफिसर और उसकी हायरार्की है नहीं। नेचर में व्यवस्था है, व्यवस्था में लोग भागीदार हैं और एक इवोल्यूशन है। उस भागीदारी के साथ जी पाते हैं तो तभी सुख के साथ जी पाते हैं, जब सब इवोल्यूशन की हर स्टेज के साथ हार्मोनी में होते हैं। टीचर हार्मोनी में होगा तो टीचिंग होगी। टीचर खुद कॉन्फ्लिक्ट में है तो टीचिंग नहीं होती। जितने अभी तक हम ये सोच रहे कि ज्यादा डिग्रियां, ज्यादा अध्ययन, ज्यादा सब कुछ, ज्यादा रिसर्च, इसके करने से मैं ज्यादा बच्चों को दे पाऊंगा, ऐसा होता नहीं। होता तब है मैं खुद अपने साथ हार्मोनी में हूं, अपने मौलिक व्यवहार के साथ जी पाता हूं, चारों अवस्थाओं की हार्मोनी को मैं समझता हूं, भागीदारी के रूप में मैं प्रस्तुत होता हूं क्लास में, और दूसरों को, क्योंकि जब जब हम भागीदारी करते हैं जीवन में हमें खुद सुख का अनुभव होता है। जब किसी की मदद करते हैं उसकी अनुभूति आप सब फील करते ही होंगे। और एक भी आदमी धरती पे ऐसा नहीं जिसके आपने कंपिटेंस बढ़ाने में मदद की है वो आपका कृतज्ञ ना हो। दुश्मन से दुश्मनी भी अगर लास्ट में हो जाए, एक भी अच्छा काम किसी की मदद में, किसी को भागीदारी करके उसको आगे बढ़ाने का काम आपने किया, उसको समझाने का आपने काम किया, समझ में मदद करने का। आर्थिक मदद टेम्परेरी मदद होती है, आदमी भूल जाता है, भूल सकता है, मगर उसके जीने के सहायक बातों में आपने मदद की, सारी जिंदगी नहीं भूलता। इसीलिए तो वो टीचर परमानेंट याद रहते हैं जिन्हें जिंदगी में एक भी बात अगर अच्छी कही है, एक बार भी कोई ऐसा कान मरोड़ा है जिससे जिंदगी बदल गई, तो आदमी टीचर को नहीं भूल पाता। करोड़ों रुपये का एक तरफ चारों तरफ नोट भी उसके डाल दिए जाए, दबा दिया जाए, वो मेमोरी याद रहती। तो मैं उस प्रश्न पे आ जाता हूं, टीचर को जब तक इस बात का मालूम नहीं होता, समझ नहीं होती, जीना क्यों, जीना कैसे, तो अच्छे टीचर साबित नहीं होते। ऐसा हमने अध्ययन में पाया, ऐसा हमने रिसर्च में पाया। ये कंटेंट है 7 दिन में वर्कशॉप में, ये पूरा का पूरा डिटेल में डिस्कस होता है, हर बात का उत्तर इसमें मिलता है और उसमें स्पष्ट कहा जाता है एक भी बात का को मानना नहीं है, हर बात को जांचना है। जांचना किसी पुस्तक में नहीं है, स्वयं के साथ जांचना है। आपको कैसा लगता है? अगर नेचुरल वे में सहर्ष स्पॉन्टेनियस स्वयं स्फूर्त विधि से आपको लगता है हाँ ये तो बिल्कुल सही है, तो वो सही है, वो पूरी मानव जाति के लिए सही है। इसलिए 2 ही पर्सन है, सारे पर्सन जितने जिंदगी के इन 2 पर्सनों में समा जाते हैं। जीना क्यों, जीना कैसे। जीना क्यों, जीना क्यों इसलिए, छोटे में मैं इसको बता रहा हूं थोड़ा फटाफट ताकि कंटेंट चला जाए। हर व्यक्ति जब जन्म लेता है, छोटे बच्चे से लेकर मरणासन तक, वो कोई ऐसी चीज नहीं चाहता जिससे उसको कॉन्फ्लिक्ट हो, जिससे उसको टेंशन हो, जिससे उसके सुख की अनुभूति ना हो। तो सुख से वो जीना चाहता है, समृद्धि से वो जिंदा रहना चाहता है। समृद्धि का मतलब ये है साधन,
आपके पास। साधन आपके टेम्परेरी सुख में सहायक हैं, मदद करते हैं, आपकी कॉम्पिटेंस को बढ़ाते हैं। कोई आप काम करना चाहते हैं, मैं लेक्चर यहाँ देना चाहता हूँ, मैं यही बात 1000 आदमी 1 लाख को सुनाना चाहता हूँ, तो अगर टेक्नोलॉजी मदद करती है तो सुखकारी है, समृद्धि है। उस समृद्धि को हमने पाना है, वो आदमी चैन से नहीं बैठ सकता। मगर उस समृद्धि को नहीं पाना है कि यहाँ हम कोई काम कर रहे हैं किसी टेक्नोलॉजी से, और उस टेक्नोलॉजी का जितने लोगों को फायदा हो रहा है उससे कई गुना को नुकसान हो रहा है, तो वो समृद्धि नहीं है, वो डेवलपमेंट नहीं है, वो विनाश है, वो हमारी नासमझी है जो चारों तरफ फैली हुई है आजकल टेक्नोलॉजी के नाम पे, विकास के नाम पे। तो जीना सुख और समृद्धि के लिए जिसमें पूरे समाज में अभय हो, कोई आदमी आदमी से भयभीत ना हो। शेर को तो हम समझ लेते हैं, अपने आप को सुरक्षित कर पाते हैं, हम लोगों से कैसे सुरक्षित रहें, हमें अपनों से डर लगने लगा है। ग्लोबल वार्मिंग से ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग रिजल्ट है फैमिली वार्मिंग का। फैमिली वार्मिंग इतनी है, टीचर के घर में फैमिली वार्मिंग ना हो, टीचिंग होगी। टीचर के घर में फैमिली वार्मिंग है, टीचिंग नहीं होगी, न्याय नहीं होगा पढ़ाने में। मैं क्या समझाना चाहता हूँ, सामने वाला क्या समझना चाहता है। टीचर को पहले तो ये मालूम करना पड़ता है कि जो मैं पढ़ाना चाहता हूँ, जो मैं समझाना चाहता हूँ, सामने वाले की पात्रता है कि नहीं। नहीं पात्रता है तो मूर्ख कह के, बुरे विद्यार्थी कह के नहीं चुप करना है, पात्रता विकसित करनी है। क्या पात्रता विकसित करने पे हमारा ध्यान है, ये हमें देखना पड़ेगा। और फिर जीना कैसे, अब जीना कैसे हो रहा है। अब हम समझे बैठे हैं कि जितना ज्यादा पद, जितना ज्यादा पैसा, जितना ज्यादा बड़ी गाड़ी, पड़ोसी की गाड़ी, पड़ोसन की साड़ी, पूरे विश्व को आज टेंशन में डाले हुए हैं। कपड़ा क्यों, किस लिए, इस पे ध्यान शिक्षा के जरिए जा नहीं पाया। ये पेन मेरे को गिफ्ट में किसी ने दिया था, साथी ने। ये थोड़ा महंगा पेन है, ऊपर से चमकता है, बहुत दिन मैंने इसको नहीं डाला जेब में, घर में पड़े पड़े इसका सिक्का भी खराब हो गया। फिर सोचा डाल लेना चाहिए, बहुत सारे वकील इसको डाले रहते हैं, अब तो कोई अलग वाली कोई बात है नहीं। सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे वकील इससे बहुत महंगे पेन डाले रहते हैं। तो सिक्का पेन ऊपर से सोने का है, चांदी का है, कोई महत्वपूर्ण नहीं है बात। जब बच्चों को भी कहेंगे बच्चों ये क्या है, और इसमें से उनके सामने सिक्का निकाल लिया जाए, तो बच्चे कहेंगे खोखा है, खोखा, यूजलेस थिंग। तो पहचान हर चीज की है उपयोगिता। तो हम सारे जांच सकते हैं, टीचर भी लोग जांच सकते हैं हमारी उपयोगिता कितनी है। जिस चीज के लिए जो हमारा रैंक है, जो हमारा सब्जेक्ट है, जो मेरा काम है, मेरा जो प्रोफेशन है, उसके लिए मैं कितना उपयोगी, मैं कितना उपयोगी में आता है, मैं स्वयं से कितना, अपने प्रति कितना उपयोगी। आज के स्टूडेंट की सिचुएशन ये है, बच्चे नशा करते हैं, बच्चे ऐसे फास्ट फूड खाते हैं जो सरेआम अखबारों में भी आता है हेल्थ के खिलाफ है। माँ बाप नहीं चाहते फिर भी बच्चे खाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि लोड इतना है, एडवर्टाइजमेंट और दूसरे कंटेंट का जो बाहर से उसको आ रहे हैं, वो उसकी मौलिकता को दबाए जा रहे हैं। और शिक्षा में ऐसा कोई समझ बना नहीं पाए परमानेंट, एक बार समझ में आए तो आदमी पूरी जिंदगी जी ले। तो फ्लक्चुएशन में रहता है, कभी हम चाय छोड़ते हैं, कॉफी शुरू करते हैं, कभी कॉफी छोड़ते हैं, नींबू पानी शुरू करते हैं, नींबू पानी छोड़ के फिर हम दोबारा बियर पे आ जाते हैं, कभी रेड वाइन अच्छी हम बताते हैं। तो फ्लक्चुएशन खाने पीने का भी हम तय भी नहीं कर पाए शिक्षा के जरिए। खाना क्यों, खाना कैसे, क्या उचित है। पहले तो हम उपयोगी अपने स्टूडेंट को कर पाए कि वो अपने प्रति उपयोगी हो जाए। उसका ये जरूरी नहीं कि लॉ यूनिवर्सिटी है इसमें ऐसा नहीं हो सकता, ये स्कूल की बात है, बात तो स्कूल की है। मगर जहाँ जहाँ शिक्षण होता है, जहाँ जहाँ शिक्षा होती है, ये लगातार चलने वाला कार्यक्रम है। हर टीचर खुद सुख से जीने और समृद्धि के साथ जीने का एक एग्जाम्पल होता है स्टूडेंट के सामने। और बहुत बार हम करते हैं, कल सर MP सिंह साहब के लिए भी हो रहा था कि बड़े सिंपल हैं, बड़े सादगी है।
सिंपल और सादगी अगर आज के दिन में देखें तो जो वातावरण है, वातावरण का जो दबाव है, उसमें तो सब हम ये मान के बैठे हैं कि अच्छा हाई फाई रहा जाए तो शायद इसमें लोग मेरे को इम्पोर्टेंट समझेंगे, सिंपल रहेंगे तो क्या कहेंगे। कई बार तो सिंपल लोगों के साथ घर में भी कंफ्लिक्ट होता है, क्योंकि घर में भी वही परिवेश होता है कि क्या है आप ये क्या डाले हुए हो, थोड़ा ये डालो जी। तो ये कंफ्लिक्ट। और सिंपल आदमी पसंद क्यों आते हैं? क्योंकि पूरी मानवता की मौलिकता सिंपल होना है। कपड़ों की मौलिकता एक तन को मदद करने में है, ठंड से, वातावरण से। कपड़ों की मौलिकता तन को प्रदर्शित करने के लिए नहीं है। तो शिक्षा से इस तरह के सारे कंटेंट गायब हैं जो हमारे जीवन को डे बाय डे संघर्षपूर्ण और स्ट्रेसपूर्ण बनाए जा रहे हैं। अब सारा ध्यान किधर है? आप लोग सोचेंगे मैं आप लोगों से पूछूं कि हम जी रहे हैं या झेल रहे हैं? शिक्षक के तौर पे भी, पिता के तौर पे भी, ह्यूमन बीइंग के तौर पे भी हम सब अपनी अपनी जिंदगी में झांक सकते हैं। इमीडिएट हमें सब कुछ सामने आने की तरह नजर आता है कि हम जी रहे हैं या जिंदा हैं। जिंदा होने का मतलब शरीर जीवित है और हम घूम रहे हैं। जीने का मतलब है हम सुख से जी रहे हैं। सुख एक निरंतरता की चीज है जो लगातार चाहिए। सुख की क्वांटिटी नहीं होती कि 2 किलो चाहिए, 1 किलो चाहिए, दोपहर को दिए शाम को नहीं चाहिए। समृद्धि की लिमिटेशन होती है। कार कब तक चाहिए? मैं घर से यहाँ तक आ गया, कार की चाहिए थी, आ गया, पर सारा दिन तो कार का वजन में नहीं उठा सकता है उसको। कार मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं। खाना कुछ हो सकता है, कुछ कितना मर्जी खाना आपको फिर सामने रखे आप खा नहीं पाएंगे, उल्टी करेंगे, ज्यादा जबरदस्ती करेंगे तो। मगर कोई 5 स्टार में भी आपको खाना खिला के, जिंदगी में कभी 5 स्टार में खाना नहीं खाया और निमंत्रण आ गया 5 स्टार में खाना खाने का, और किसी साथी ने खिला दिया हो और खिला के जब आप जा रहे थे तो कहा जिंदगी में कभी यहाँ आने का मौका नहीं मिलता, जा खाना खिला के 5 स्टार में, याद रख। तो कितना याद रखते हैं आप? जिंदगी भर याद रखते हैं कि वहां बेइज्जती हुई थी, उस खाने का तो सारा टेस्ट भूल जाते हैं। तो जीना है, ये कुछ ह्यूमन वैल्यूज हैं जिसपे कंटेंट का था। यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज पे स्टडी हुई है, ऑब्जेक्टिव स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग, कि आदमी मूलतः क्या है। अभी हम सब्जेक्ट हर चीज की वो करते हैं। मेडिकल साइंस में बॉडी की पूरी स्टडी होती है, साइकोलॉजी वाले साइकोलॉजी की स्टडी करते हैं, और साइकोलॉजी के अच्छे साइकोलॉजिस्ट ने पूरी दुनिया का को इल्यूजन में डाल दिया। फ्राइड, पता नहीं नाम सही बोल रहा हूँ कि नहीं। उस साइकोलॉजिस्ट ने क्या कहा, सेक्स या शरीर की संवेदनाएं सुख का मूल आधार। मोटी मोटी बात ये है। तो पूरी दुनिया के स्टूडेंट या जितने पढ़े लिखे लोग थे, जिस तक भी वो कंटेंट पहुंचा, खुद सोचने की बजाय, स्वयं पर ध्यान देने की बजाय, उस ओवरबर्डन कंटेंट की वजह से, जो क्योंकि शिक्षा में जो कंटेंट आता है उसका क्या क्या असर होता है, उसका सारा रिजल्ट है पूरी दुनिया। तो पूरे यूरोप, अमेरिका, डेवलप्ड कंट्री में भगदड़ मच गई डेवलपमेंट की। बड़ी गाड़ियां हो, बड़ा वो हो, और सारे सुख इसी तरह मिलेंगे। तो उसका रिजल्ट क्या है? 51% टाइम्स ऑफ इंडिया बताता है, मैं 85% कहता हूं। इंग्लैंड में, राजधानी लंदन में अकेले रहते हैं लोग 51%। तो मैं 85 कहता हूं। एक आदमी अकेले रहने की चीज नहीं है। आदमी का जीना परिवार के साथ ही होता है। बहुत सारे लोग तो ऐसे सोच के चले जाते हैं कि मैं देश में परिवर्तन करूंगा इसलिए शादी नहीं करूंगा। यहां तक मूर्खता होती है। बहुत सारे कपड़े का रंग बदल के ये कहते हैं मैं देश में परिवर्तन लाऊंगा। तो नासमझी का कारण कहां तक जाता है, कितने युवाओं की जिंदगियों में गड़बड़ पैदा करता है। तो अब पूरा यूरोप, अमेरिका भी अब हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में सोच रहे हैं लोग। ये हैप्पीनेस इंडेक्स कोई ऐसी चीज नहीं जिसको लादने की कोई कोशिश है। ह्यूमन वैल्यूज अभी तक बड़ी भ्रमित स्थिति है पूरी दुनिया की, पूरे एजुकेशन जगत की, कि हम ये सोचते हैं, कोई कहता है हिंदू वैल्यूज, कोई मुस्लिम वैल्यूज, कोई रीजन वाइज वैल्यूज, हरियाणा वैल्यूज, मेट्रो वैल्यूज, मेट्रो सिटीज की वैल्यूज, पढ़े लिखों की वैल्यूज, अनपढ़ों की वैल्यूज।
एग्जिस्टेंस में दो ही रियलिटीज हैं, और शब्दों से संबोधन से हम जो चीजें बताते हैं, अगर मैं किसी चीज को का नाम लेता हूं किताब, पुस्तक, तो पुस्तक सामने होगी, वो पुस्तक संबोधन है किसी वस्तु के लिए। या कोई ऐसी बात मैं करता हूं, रासायनिक क्रिया या कुछ और बातें, जितना भी संबोधन है, जितने भी शब्द हैं, वो सिर्फ दो चीजों के लिए हैं मानव जगत में। किसी वस्तु को इंगित करते हैं, किसी वस्तु को बताते हैं, या किसी क्रिया को बताते हैं। जो संबोधन किसी वस्तु या क्रिया को ना बताए, वो सब निरर्थक संबोधन है, कोई मायने नहीं है उन शब्दों के। आप सारे लोग देख सकते हैं इस बात को। किसी शब्द से या तो वस्तु दिखाई देनी चाहिए या कोई क्रिया दिखाई देनी चाहिए। आपको क्रिया कई चीजें दिखाई नहीं देती, पर महसूस होनी चाहिए जिसको आप समझ सकें। हवा है, हवा शब्द मैंने कहा, हवा को आप समझ गए तुरंत। हवा कोई चीज है, दिखाई नहीं देती, मगर जब वो हवा चलती है तो महसूस तो होती है। तो इसी तरह से ह्यूमन वैल्यूज रियलिटीज हैं, वास्तविकता है जिसको अनुभव किया जा सकता है। पूरे मानव जगत में माँ अपने बेटे और अपने बच्चे को पालने के लिए जो इनहेरेंट उसके अंदर वैल्यूज है, एक गुण है, एक स्वभाव, एक प्रॉपर्टी है, वो वैल्यूज में आता है। इसी तरह यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज हैं, जो यूनिवर्सल ह्यूमन के लिए, हर व्यक्ति के लिए, हर व्यक्ति के पास बराबर मात्रा में है। उस वैल्यूज को रिकॉग्निशन अगर शिक्षा जगत में नहीं मिलेगी, तो जितना कंटेंट आप डालने की कोशिश हम करेंगे बच्चों पे, वो उनके लिए टेंशन का ही कारण बनेगी। कंपटीशन के इस माहौल में वो कुछ नंबर पास करने की मजबूरी में कुछ पढ़ेंगे, कुछ की पात्रता ज्यादा होगी, वो ज्यादा नंबर लेंगे, कुछ की पात्रता कम होगी, कम नंबर लेंगे। उसके बावजूद भी फिर क्या होता है, इवन हमारे लॉ प्रोफेशन में देखने को मिला, जिन बच्चों ने बहुत ज्यादा गोल्ड मेडलिस्ट और अच्छे नंबर लिए लॉ के अंदर, वो अच्छे वकील साबित नहीं हो पाए। तो इससे क्या दिखाई देता है, प्रैक्टिस में जो काम करना था वहां उसकी पात्रता ज्यादा है दूसरे व्यक्ति की, उसका इंटरेस्ट ज्यादा हो गया वहां पर। तो अगर नंबर लेने से ये जस्टिफाई हो जाता कि कंटेंट बच्चे ने जो लिया है, ये नंबर ही आधार है उसकी परफॉर्मेंस के, तो ये तो सामने से दिखाई देता है। तो इस तरह की रियलिटीज को शिक्षा जगत में शामिल करना, शिक्षा जगत इसके साथ साथ चले। शिक्षा का काम जीना क्यों, जीना कैसे, जीना कैसे में कि समृद्धि के साथ, डेवलपमेंट के साथ जो जीना है, ताकि किसी भी और सिस्टम को, व्यवस्था जो नेचर की है, उसको डिस्टर्ब हम ना कर पाए, ऐसे जीना। और जीना क्यों, सुख के लिए जीना। व्यवहार में दो आदमियों के बीच में व्यवहार होता है, टीचर स्टूडेंट के बीच में व्यवहार होता है। अगर वहां व्यवहार में पूरकता है, पूरकता क्या, दो एटम के अंदर भी जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है वो दूसरे से लेता है, जिसके पास ज्यादा वो देता है। वहां कोई गुरु और चेले का मामला नहीं, मैंने आपको दिया आपने मेरे से लिया इसलिए गुरु चेला हो गए। ये रियलिटी है एग्जिस्टेंस की, यही रियलिटी मानवता की है। उम्र का कोई मायने नहीं है। छोटा बच्चा पैदा होते ही वो अनुभव करता है, बच्चा बोलता भी नहीं, तब भी जो चाचा ताऊ, बच्चा घूमना चाहता, गोदी से माँ की दूर जाना चाहता, क्योंकि वो देखना चाहता चारों तरफ से। उसके बावजूद भी कुछ ऐसे घर में सदस्य होते हैं, जब वो गोदी लेना चाहते वो वापस चिपक जाता माँ के पास, क्योंकि वो बता नहीं पाता माँ को ये वही आदमी है जो मेरे को साइड में तंग करता है। तो बच्चे से लेके मरते दम तक सम्मान की इच्छा, मौलिकता जो आदमी की है, शरीर बूढ़ा होता है, आदमी की मौलिकता जो है, जो कंटेंट जिसको हम कुछ भी नाम परंपरा में देते रहे, फिजिकल बॉडी और दूसरा कॉन्शियस, उसको आप कुछ भी किस नाम से पुकार रहे हैं, दैट इज सम रियलिटी। और इस अध्ययन में जिस चर्चा को मैं कर रहा हूँ, जिस कंटेंट के आधार पर मैं चर्चा कर रहा हूँ, वहाँ इस बात का शोध हुआ है। उस शोध के आधार पर सारे शिक्षा, सभी स्टेट गवर्नमेंट के लोगों के साथ इस पे चर्चा होती है। पहली क्लास से ही लेके, यानी यहाँ भी इवन यूनिवर्सिटीज के अंदर भी बच्चे जो जो बड़े होते हैं, सम्मान कम होता चला जाता है टीचर के प्रति। प्राइमरी के टीचर के प्रति भाव ज्यादा होता है, जो जो वो बड़े होते हैं भाव सम्मान का कम होता है। ये हम चारों तरफ देख रहे हैं दुनिया में।
दुनिया की तो यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा मैंने देखा है, मैंने खुद हेग में देखा है, जो डायरेक्टर इंस्टीट्यूट का था जहाँ मैं किसी कोर्स के लिए गया था, वहाँ डायरेक्टर महोदय के यहाँ सारे स्टूडेंट इनवाइटेड थे। उसमें हेग कोर्ट के भी कुछ जजेस फैकल्टी के तौर पे पढ़ाते थे कि वो एक दिन सब बच्चों को टर्न बाय टर्न डायरेक्टर के पास जाना था, और वहाँ डायरेक्टर के पास जो पार्टी होती थी उसमें बियर और वाइन होती थी। डायरेक्टर की मिसेस, सारे बच्चे, वो कोर्ट के जज, वो उस तरह का एक कल्चर वहाँ पर ऐसा। ये नहीं है क्या खाना है क्या बुरा है, शिक्षा के कंटेंट में खाना स्वाद के लिए या सेहत के लिए, यहां तक भी तय नहीं कर पाए हम शिक्षा में अभी तक तो। इसलिए बड़ा भारी कंफ्लिक्ट है घरों के अंदर भी। एक बच्चा नॉन वेज लाना चाहता है, मां मना करती है, समझाने में असमर्थ है कि ये क्यों नहीं। सिर्फ मान्यताओं के आधार पे हम चल रहे हैं, मान्यताओं के आधार पे जी रहे हैं। बहुत सारा शिक्षा जगत में भी मान्यताओं के आधार पे हम कंटेंट्स को, किसी एक साथी ने कहा, किसी एक अच्छे शिक्षाविद ने कहा कि ऐसे होना चाहिए, और सरकार ने कहा हाँ ऐसे होना चाहिए, और वो चला जाता है फिर हर जगह पे। और बहुत सारे लोग उसमें चाहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर भी ना चाहते हुए भी कुछ कर नहीं पाते। बहुत सारा कंटेंट, बहुत सारी पॉलिसीज, पूरा का पूरा इस तरह से हो रहा है। तो टीचर के लिए एथिक्स क्या, टीचिंग में क्या एथिक्स हो, ये कोई लादने की चीज है नहीं कि कुछ लोग मिलकर रूल बनाएंगे, नहीं ऐसे पढ़ाएंगे, टीचर ऐसे होगा, वो इस तरह का व्यवहार करेगा। इसी तरह वकीलों के लिए बनाया हुआ है, मेडिकल प्रोफेशन में बनाया हुआ है, क्या आप व्यवहार करेंगे। हमारे यहाँ व्यवहार एथिक्स में बनाया हुआ है, सीनियर एडवोकेट क्लाइंट से नहीं मिलेगा, उससे फीस नहीं लेगा। एक सीनियर एडवोकेट देश में बचा नहीं जो क्लाइंट से सीधे पैसे लेता नहीं। बार काउंसिल भी वही है, बार काउंसिल के मेंबर भी जो हैं वो भी इसी काम में व्यस्त हैं, और रूल बना हुआ है। तो ऐसे एथिक्स क्या, ना समझे से बनाए हुए सारे रूल कभी भी फॉलो नहीं होते, हो नहीं पाएंगे। समझदारी के आधार पे, ह्यूमन की ऑब्जेक्टिव स्टडी के आधार पे कौन से मौलिक नियम हैं जिसके लिए बार बार आदमी को उसके खुद की मौलिकता मजबूर करती है उस रास्ते पे चलने के लिए, गलत रास्ते पे जाने के बावजूद भी उस मौलिकता उसको खींचती है, नहीं ऐसे नहीं ऐसे। तो उस मौलिकता को सामने उसकी स्टडी के बिना, उसके रिसर्च के आधार पे बिना, उसके कंटेंट को साथ लिए बिना टीचिंग हो नहीं पाएगी। मैं यहां से बोलूं और आप तक पहुंचे नहीं, आपके अंदर स्वयं प्रेरणा वो हो नहीं कि ये मेरे मतलब की बात है, ये मुझे चाहिए, तो ये बकबक। मैं बोलना चाह रहा हूं, मैं कुछ बोलता हूं, आप उसको सुनना चाह रहे हैं, मैंने जो समझा है मैं शेयरिंग कर रहा हूं, कोई बड़ा काम नहीं, अपनी संतुष्टि के लिए कर रहा हूं, क्योंकि यही जीना है। जब हमें कुछ ज्यादा पता है तो बताने का प्रेशर होता है कि मैं बता पाऊं किसी को, और जिसको उस चीज को समझना है वो समझने के लिए प्रेरित होता है, वो समझता है, उससे कोई एहसान नहीं, मगर कृतज्ञता का भाव पूरी मानव जाति में होता है। तो न्याय, क्योंकि लॉ यूनिवर्सिटी है, न्याय को परिभाषित फिर नई रिसर्च के आधार पे जिस पे कंटेंट में मैं बोल रहा हूँ उसमें न्याय की एक डेफिनेशन आई है, आप जरा जांचें, उसमें कुछ सुधार करने की आवश्यकता है तो जरूर सहयोग करें। संबंधों की पहचान, हम यहाँ हैं, टीचर हैं, मान लो स्टूडेंट हैं, उनमें एक दूसरे को पता हो ये टीचर है, टीचर को पता हो मैं टीचर हूँ, स्टूडेंट को पता हो मैं स्टूडेंट हूँ। टीचर को कब पता चलेगा मैं टीचर हूँ? टीचर को तब पता चलेगा कि मेरे को बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो सामने वाले बच्चों को पता नहीं, मुझे पता है, मेरी समझ में आती हैं, वो सही बात है, और इनके बताने से इनके जीवन में कुछ सुधार आएगा, सुख से रह पाएंगे और अपने प्रोफेशन को अच्छा करके समृद्धि के साथ जी पाएंगे। उस भाव के बगैर क्लासरूम में लेक्चर की बजाय बकबक होती है, उसमें मैं भी शामिल हूं।
कोई बात मैं करता हूँ, उसकी आवश्यकता नहीं है आपको, आपकी आवश्यकता कुछ और है, वो मैं समझ नहीं पाता, या आपकी जो आवश्यकता है वो मेरे पास है नहीं। तो शिक्षा जगत में बहुत सारा ऐसे घटित हो रहा है। संबंधों की पहचान, जिन दो आदमियों के बीच में इंटरेक्शन होना, 1 या 10 के बीच में इंटरेक्शन होना, वो शिक्षा के रूप में हो, परिवार में जीने के रूप में हो, संस्था में काम करने के रूप में हो, सामने वाले को अपना पता हो, उसकी आवश्यकताओं का पता हो, उस आदमी को पता हो कि ये मेरी जो आवश्यकता है इस आदमी से पूरी होती है। म्यूचुअल संबंधों की पहचान, मूल्यों का निर्वाह। क्या मूल्य है? मूल्य ये हैं, अगर हमें कोई नई बात आज पता चलती है, अच्छी बात, मैं इमीडिएट जाके सोचता हूँ मेरे बच्चों को पता चलना चाहिए। हर बाप सोचता है, हर दोस्त सोचता है कि मेरे पास अगर कोई चीज कहीं से आई है, उस पर कोई खर्चा भी नहीं, मैं अपने 10 साथियों को बताऊं भाई ये खर्चा भी नहीं है और ये बीमारी का इलाज यहाँ होता है, तो बताना चाहेंगे। उसको कहते हैं मूल्यों का निर्वाह। जो हमारी नेचुरलिटी है, गुण है, हमारा स्वभाव है, उसके साथ नेचुरली फ्लो करना। संबंधों की पहचान, मूल्यों का निर्वाह और उनका मूल्यांकन। मूल्यांकन क्या? मैं कितना समझा पाया, वो बच्चा कितना समझ पाया। बच्चा मेरा मूल्यांकन करे, स्टूडेंट के टीचर से जो मैं समझना चाहता था वो कितना मुझे समझा पाए, कितना अधूरा रहा है, और मैं खुद अपना मूल्यांकन करूं, मैं जो समझाना चाहता था मेरे से कहां पे कमी हुई। मैं रोज अपने अंदर मूल्यांकन करता हूं, हर आदमी अपने अंदर लगातार मूल्यांकन करता है। उस मूल्यांकन के आधार पे हम म्यूचुअल फुलफिलमेंट की पूर्ति के लिए काम करते हैं। वो कोई दबाव का काम नहीं है, स्वयं स्फूर्त विधि से होता है, ये नेचुरल है, हर आदमी के अंदर है, देखने की जरूरत है। सबसे बड़ी इंस्टीट्यूशन अगर है तो हम स्वयं हैं। स्वयं वाली इंस्टीट्यूशन से जुड़ेंगे तो बड़ी इंस्टीट्यूशन जो हमने बनाई हुई है शिक्षा के रूप में, उनका ज्यादा सदुपयोग हो पाएगा। स्टूडेंट का बिहेवियर क्यों गड़बड़ में है आजकल, क्यों हम ऐसा फील करते हैं? क्योंकि स्टूडेंट के जो पर्सन हैं, स्टूडेंट जिन पर्सनों के साथ कसम में है, उसका इंस्टीट्यूशंस के अंदर कोई प्रोग्रामिंग नहीं है उन पर्सनों का उत्तर देने के लिए। शिक्षा जगत में कोई कंटेंट नहीं है उसके लिए। बहुत सारे पर्सन ऐसे होते हैं हमारे उन पर्सनों का अगर उत्तर नहीं होता, ना हमारा मन काम में लगता, ना हमारा मन पढ़ाई में लगता, ना हमारा मन खेल में लगता। उसी को वही कारण है स्ट्रेस और स्ट्रेन का। जब पर्सनों के उत्तर नहीं होते, जब हम सुख से नहीं जी पाते, अपनी मौलिकता से नहीं जी पाते, तो उसी को स्ट्रेस और स्ट्रेन कहा गया है, जिसके लगभग हम सब शिकार हैं। शरीर की मशीनरी इतनी जबरदस्त है, भूखे कम खा के भी बहुत साथ देती है। ये जीने रहने की, बने रहने की पूरी कोशिश करता है, ये नेचुरल है। मगर हम क्या क्या गलत खा के, क्या क्या अननेसेसरी प्रेशर लेके, जो हमारी मौलिकता नहीं, उसके खिलाफ काम करके या उसके खिलाफ वाले माहौल में रह के, या अंधी दौड़ में जो आजकल भौतिकवाद की दौड़ है, उसमें सारा सुख ढूंढने की कोशिश में शरीर को भी हम खराब करते हैं और शरीर खराब होता है। गलत खाना खाने से रिकवर हो जाता है शरीर। परमानेंट स्ट्रेस और स्ट्रेन से शरीर के अंगों पे, शरीर की कोशिकाओं पे जो हार्मोनी में काम करती हैं एक दूसरे के साथ, उनका कोई झगड़ा नहीं होता है। ब्रेन कभी नहीं कहता किडनी से बड़ा हूं, किडनी कभी नहीं सोचती मैं हाथ से कमजोर हूं। ये हार्मोनी है, ये नेचर का कमाल देखिए आप। और उस हार्मोनी को कहीं पे भी शिक्षा जगत में अभी पढ़ाया नहीं जाता। शिक्षा जगत में सारा का सारा कॉन्फ्लिक्ट को पढ़ाया जा रहा है। कंपटीशन है, पीछे छूट जाओगे तो क्या करोगे, घर में माँ बाप का प्रेशर बच्चों पे है, नंबर नहीं आए तो पिटाई हो रही है, बार बार बच्चों को कोचिंग दिलाई जाती है, कंपटीशन में फेल हो गए, बच्चे सुसाइड करते हैं। क्या ऐसा पेपर एग्जाम हो सकता है कि जिसमें बच्चे स्वयं स्फूर्त विधि से, बड़े सारे के सारे बच्चे बिना कंपटीशन की भावना से अपने आप को व्यक्त कर सकें? व्यक्ति का व्यक्तित्व खत्म हुआ है हमारे शिक्षा तंत्र से। व्यक्ति वो जो अपने आप को व्यक्त कर पाए, शिक्षक वो जो स्टूडेंट को व्यक्त करवा पाए।
यहाँ क्या हो रहा है पूरे शिक्षा जगत में, बच्चों का जो पोटेंशियल है नेचुरल, बच्चे अपने पोटेंशियल को भरपूर कैसे उपयोग करें, यही काम शिक्षा का था, यही काम शिक्षक का है। उसमें हम कितनी भागीदारी कर पाते हैं हम स्वयं जान सकते हैं, और कितने सुधार की जरूरत है उसमें भागीदारी कर सकते हैं। तो कोई भी एथिक्स नाम की चीज, जितनी हमने सेल्फ मेड एथिक्स के फार्मूले बनाए हैं, वो सब अधूरे हैं, मैन मेड हैं। जब तक ह्यूमन की ऑब्जेक्टिव स्टडी और पूरी सारी चारों अवस्थाओं के साथ हार्मोनी को समझ नहीं पाते, हम एथिकल हो नहीं पाते। जितने मर्जी फार्मूले बनाए, जितने मर्जी रूल बनाए, जितने मर्जी जेल बनाए, जितने मर्जी कानून बनाए, कानूनों से हम क्या कर रहे हैं, एक गलती को दूसरी गलती से मिटाने की कोशिश, एक अपराध को दूसरे अपराध से मिटाने की कोशिश। माँ भी क्या कर रही है, बेटा जमीन में गिरता है गलती से या चल नहीं पाता, गिर जाता है, चोट लगती है, रोता है, माँ धरती को थप्पड़ मारती है ताकि बच्चा खुश हो जाए। बचपन से ये कंटेंट डाला जाता है कि अपराध अपराध से मिटेगा, गलती गलती से मिटेगी, हुआ नहीं, होगा नहीं। तो जितना सारा का सारा लॉ का कंटेंट है, सिर्फ इसी बात को, एक तरफ तो जोर सारा का सारा शिक्षा में है, कंपटीशन, डेवलपमेंट, ज्यादा साधन, ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन नेचर का, और ऐसा एक्सप्लॉयटेशन जो हम पैदा नहीं कर सकते। जिन मिनरल्स को या जिन चीजों को, भौतिक चीजें, जितने मिनरल्स अभी सामने आएगा कुछ सालों के बाद, जितने मिनरल्स जमीन से निकाले जाते हैं, जो तेल और जितना भी क्रूड ऑयल निकाला जा रहा है, ये पार्ट एंड पार्सल है शरीर, जमीन की बॉडी के। जमीन की बॉडी को एग्जिस्ट करने के लिए उसका पार्ट एंड पार्सल है। उसके ऊपर जो चीजें पैदा होती हैं प्लांट्स के रूप में, वो मानव जाति के लिए है। असली डेवलपमेंट तो जमीन करती है, नेचर करती है। एक आम का बीज गुठली लगाओ, आम का पेड़ होता है, और कितने सालों तक आम ही आम खाते जाओ। आदमी डेवलपमेंट नहीं करता, किसी टेक्नोलॉजी ने डेवलपमेंट नहीं की, ये प्रोसेसिंग है। हम डेवलप्ड जो नेचर के अंदर चीजें हैं, उन्हीं को तोड़ मरोड़ के कुछ नया रूप देने की कोशिश करते हैं। बस तेल आदमी खर्च कर रहा है, कोयला आदमी खर्च कर रहा है। कोई साइंटिस्ट अभी जोर लगाए कि दोबारा कोयला जितना खत्म किया था, दोबारा कोयला बना पाएंगे, दोबारा उतना तेल बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे। आदमी से चूक हुई, शिक्षा जगत संभाल नहीं पाया कि ये चीजें निकालने की चीजें नहीं है। आदमी का ध्यान जाना चाहिए था, जो ऊर्जा खत्म ही नहीं होती, अक्षय ऊर्जा, और गलती से ध्यान चला गया तेल निकाल के चलाने का, तो सारा तेल ही निकाल लो। माँ दूध पिलाती है बच्चे को अपने आप नेचुरली, और बच्चा बड़ा होके कहा कि माँ दूध में मजा नहीं आ रहा, तो किडनी दो, थोड़ा सा मीट बना के खाते हैं। तो ये शिक्षा और शिक्षक का जो रोल होना चाहिए था, उसमें कहीं चूक हुई है, और ये चूक जारी है। तो एथिक्स हम खुद अपने वैल्यूज को समझेंगे। वैल्यूज के बिना जीना नहीं झेलना होता है। जब जब हम वैल्यूज से अलग होते हैं, अपने स्वयं से अलग होते हैं, हम जी नहीं पाते, जिंदा होते हैं। घरों में क्या हो रहा है, जब जब जिन घरों में पैसा ज्यादा हुआ तभी झगड़े बढ़े हैं। पैसे की कमी जब तक घरों में रही, घर के लोग सहयोग करते रहे, उसको मिल बांट के उस बात से संघर्ष करते रहे। और जहां जहां पैसा हुआ है, जिसको सुख का कारण माना, वहां परिवार टूटे हैं। तो अगर घर में एथिक्स लागू कर दें, कल को अब फैमिली वार्मिंग है, एक ही छत के नीचे सोते हुए, एक ही छत के नीचे रहते हुए हफ्ते हो जाते लोगों को बातें करते हुए। एक ही मकान में रहते हुए बच्चे अलग अलग कमरों में हैं, मोबाइल पे व्हाट्सएप पे मैसेज देते हैं, शक्ल भी कई दिन देखे हो जाती है, क्योंकि निकलने के रास्ते भी अलग अलग हैं। साथियों, कंटेंट में बच्चों तक
जीने की बातें शिक्षा जगत डाल नहीं पाया। जो उसकी मौलिकता थी, जब तक शिक्षा के केंद्र कम थे बल्कि वो ज्यादा जी पा रहा था। ठीक है, समृद्धि आई है, समृद्धि की जरूरत है, आदमी समृद्धि के बिना रह नहीं पाएगा, और उसमें जो नेचुरली जो इमेजिनेशन की पावर है, उसको रियलिटी में स्वरूप देने की पावर है, उसका सदुपयोग करेगा और शिक्षा जगत उसमें मार्गदर्शन करेगा कि उसका पूरा का पूरा इस यूनिवर्सिटी से गया हुआ बच्चा जिंदगी में झूठ नहीं बोलेगा। आज किसी को अगर पूछें तो बड़ा प्रश्न बेमानी लगेगी कि आप ये बताइए, ये स्कूल गारंटी देता है कि बच्चा सच बोलेगा सारी जिंदगी? कोई कहेगा नहीं, हम कैसे गारंटी दे सकते हैं, और बच्चा अलग अलग है। कोई कहेगा बच्चा स्मोकिंग या गलत आदतें नहीं डालेगा जिंदगी में, इसकी कोई स्कूल गारंटी दे सकता नहीं। हम अंग्रेजी एक हफ्ते में सिखा सकते हैं, हम मैथमेटिक्स में 100 में से 100 नंबर आपके बच्चे के ला सकते हैं, हम इसको बोलना सिखा सकूं कि इसको क्विज में फर्स्ट करवा सकते हैं, मगर हम ये गारंटी नहीं ले सकते। तो क्या हो रहा है? स्किल पे जोर है। आदमी, शिक्षा का काम है आदमी बनना, आदमी बनाना। इंजीनियर तो बन ही जाएगा, सारा जोर है इंजीनियर बनाना, डॉक्टर बनाना, वकील बनाना, आदमी गायब। तो आदमी नहीं बना पाए, आदमी नहीं बन पाए, शिक्षक की पहली ड्यूटी खुद आदमी बनना। मैं आदमी नहीं हूं, मैं जी नहीं पा रहा हूं, तो मैं कंफ्लिक्ट के साथ हूं, मैं उस सहज स्वभाव से अपनी ड्यूटी नहीं कर पाऊंगा कि मैं जो सामने वाले के साथ कर रहा हूं वो उसमें मुझे खुशी होती है, पूरकता का मैं जिम्मेवारी निर्वाह कर रहा हूं, जैसे पूरकता के साथ हम जीवित हैं। अगर प्लांट ऑक्सीजन देना बंद कर दें तो आदमी जिएगा क्या? कितने सहज भाव से पूरकता हो रही है, उधर से ऑक्सीजन मिल रही है, आप कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं, दोनों का जीना साथ साथ है। साथियों, एग्जिस्टेंस इज को एग्जिस्टेंस। हम सारे के सारे इस बारात के हम सफर हैं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, पूरकता के साथ जीना बनता है। पूरकता के भाव को समझे बिना झेलना और झिलाना बनता है, और जीना संबंधों के साथ ही पॉसिबल है, चाहे वो टीचर स्टूडेंट का संबंध हो, और संबंधों की शुरुआत घर से होती है। किसी की अंडरस्टैंडिंग का इमीडिएट, अगर आप 7 दिन का वो वर्कशॉप करेंगे तो आप इमीडिएट देख पाएंगे दूसरे के अंदर और अपने अंदर भी इमीडिएट, कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, सामने वाला कहाँ खड़ा है, पति कहाँ खड़ा है, पत्नी कहाँ खड़ी है, बाप कहाँ खड़ा है, बेटा कहाँ खड़ा है, टीचर कहाँ खड़ा है, स्टूडेंट कहाँ खड़ा है। और इमीडिएट अंदर से आता है कि अगर मैं ऊंचे लेवल पे खड़ा हूँ कहीं, मैं इमीडिएट उसकी मदद के भाव से उसकी मदद कर पाता हूँ। संबंधों के बिना जीना हो नहीं सकता, हुआ नहीं किसी का। और संबंधों की शुरुआत होती है घर से, परिवार से, और परिवारों का थोड़ा सा बहुत ज्यादा गड़बड़ हो गया। इतनी ग्लोबल वार्मिंग, फैमिली वार्मिंग है। यूनेस्को के जो हेड हैं दिल्ली में बैठते हैं, यूनेस्को का मेन काम है शिक्षा जगत के जरिए यूएन के चार्टर को इम्प्लीमेंट करना दुनिया के अंदर। यूएन चार्टर क्या कहता है? भाईचारा, शांति, युद्ध ना हो, ये वो। एक आध जगह इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट में फैमिली का भी जिक्र है कि फैमिली आधार है। बड़ी अच्छी बात, इंटरनेशनल फैमिली डे भी मनाया जाता है 15 मई, आई थिंक 15 मई कोई तारीख है, इंटरनेशनल फैमिली डे। 2 साल पहले मैंने देखा कितने लोग इंटरनेशनल फैमिली डे मनाते हैं, क्योंकि बाहर के मुल्कों में वो फैमिली ज़्यादा टूट गई, उनको याद आया फैमिली डे मनाना चाहिए। तो मैंने देखा इंडिया भी पार्टिसिपेंट है क्या, और कितने लोग मनाते हैं देश में। सरकार की तरफ से कोई प्रयास नहीं था। एक किसी एनजीओ ने मनाया था, वो एनजीओ भी बाहर से मदद लेता था, इसलिए मना पाया। हमने कोशिश की, राम जेठमलानी के घर पे एक फैमिली डे मनाया, और सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली बार कोई फैमिली डे मना, और देश में इंडिपेंडेंटली कोई फैमिली डे मना। और उसमें जितनी फैमिली आई थी उसमें हमने ये कहा, सुप्रीम कोर्ट में जितने वकील थे हमारे साथी, कि आपका इन्विटेशन नहीं है, परिवार का इन्विटेशन है। धर्म पत्नी साथ आएगी, बच्चे आएंगे तो आप आ सकते हैं, वरना आपकी कोई जरूरत नहीं है। तो काफ़ी लोग आए, बहुत सारी धर्म पत्नियों ने सुप्रीम कोर्ट, एक जेठमलानी का मकान भी देखा कि जेठमलानी भी एक हैसियत है, और एक एमपी को कैसे बंगला मिलता वो भी देखा।
और बहुतों ने ये देखा कि इनके साथ जो सुप्रीम कोर्ट में काम करते कौन लोग हैं, और पहली बार एहसास हुआ होगा सुप्रीम कोर्ट के वकील की पत्नी हूँ। तो कई औरतों ने सरेआम जब हमने कहा कि सब अपना अपना कुछ इसमें योगदान देंगे, बात करेंगे आज के बारे में, बहुत सारी औरतों ने जिनके हस्बैंड वहाँ लाना नहीं चाहते थे, सिर्फ ये करके कि वो कम पढ़ी लिखी है या सादगी से रहती है, कहीं मेरी ईगो हर्ट ना हो, उन औरतों ने ऐसी ऐसी शेयरिंग करी तो कई लोगों की आंखों में आंसू आए। शिक्षा का, डिग्रियों का कोई मतलब नहीं है आदमी के कॉन्फिडेंस से। हमें सब्जेक्ट भी आता हो, सब्जेक्ट हमें जितना मर्जी आता हो, अगर हम आदमी नहीं है, अपनी मौलिकता के साथ नहीं है, तो सब्जेक्ट की पूरी पकड़ के बावजूद भी हम कॉन्फिडेंस के साथ पेश नहीं हो पाते। तो किसी का कॉन्फिडेंस देखना हो तो सबसे पहले किसी की समझदारी देखनी हो तो सीधा सा एक सूत्र है, वो जी कैसे रहा है। किसी के बारे में कुछ भी जानना हो, उसके सुख और समृद्धि में के बारे में, तो उसके जीने को आप देख सकते हैं। और जीने को देखना क्या होता है, स्वयं के साथ वो कैसे जी रहा है, भाइयों के साथ क्या, कलीग के साथ कैसे जी रहा है, ये सारे की सारी चीजें, ये है आदमी का आदमीपन। आईएएस, एक आईपीएस ऑफिसर है, डीजीपी पुलिस हैं, घर में आते हैं, घर में भी थाना बना देते हैं। एक प्राइम मिनिस्टर है देश के, घर में जूता बजा हुआ है, तो क्या सोचते हैं वो काम सही कर पाएंगे? काम सही होता ही नहीं, हो नहीं सकता। पदों से, डिग्रियों से काम नहीं होते, जीने से काम होते हैं। एक आदमी जीता है, वो चीज फैलती है, और एक आदमी जीता नहीं, उससे कुछ सीखना नहीं चाहता। सबको ना जीना दिखाई देता है। जब जीना दिखाई देने लगेगा, स्वयं के साथ आदमी जुड़ पाएगा, तो बहुत बेहतर शिक्षक हो पाएगा। खाली लिखे हुए, अब एथिक्स क्या है, यूएस में कुछ और एथिक्स हैं, हमारे यहाँ कुछ और एथिक्स हैं, तो कौन सा एथिक्स सही, क्या करें? और अब तक ये समझ में आता है, समझ एक या अलग अलग, ज्यादातर यही जवाब आता है, अलग अलग। पानी मांगते हैं, पानी की व्यवस्था है नेचर में, पानी प्यास बुझाता है, पानी के बारे में समझ अलग अलग है क्या दुनिया की? पानी के बारे में समझ अलग अलग नहीं, माँ की ममता के बारे में समझ अलग अलग नहीं। ये जरूर हो सकता है कि कुछ माएँ आजकल कंटेंट के प्रभाव में आके अपने अपने तव से गायब होके वो अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती। वो ब्यूटीफुल दिखना चाहती हैं तो कई बार दूध नहीं पिलाती, वो अपने उस मौलिकता से भी गायब हो रही हैं, संघर्ष कर रही हैं, कई तरह की बीमारियां हो रही हैं उस कारण से। तो शिक्षा वो जो जवाब दे, जीना क्यों, जीना कैसे। शिक्षा वो जो जवाब दे, सुख और समृद्धि से कैसे जिया जाए, और ये क्या होते हैं। शिक्षक वो जो इन सारी बातों का समाधान करे स्टूडेंट के साथ, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पढ़ाते वक्त भी, और शिक्षक कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पढ़ते वक्त भी और अपने लेख लिखते वक्त भी, अपनी बुक्स लिखते वक्त भी इन बातों के साथ अपनी लेखनी चलाए कि कहाँ गलती है कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन का कोई हिस्सा तो लोगों के जीने और समृद्धि में कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा। अब हम कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए, अब हम लॉ के जरिए आदमी को रेगुलेट करना चाहते हैं। जिस तरह नदियों को रेगुलेट करना चाहते हैं, पानी रोक के। आपको कोई कहे कि सारा सुख सुविधा मिलेगी, पैसे भी 10 लाख रुपए मिलेंगे या कुछ भी मिलेगा, आपको इस बाउंड्री से बाहर नहीं जाना 1 साल तक, कैसा फील करते हैं? समृद्धि बहुत छोटी चीज है, पैसा बहुत छोटी चीज है। जो इंडिपेंडेंस है, जो आजादी आदमी की मौलिकता है, वो अगर कन्फाइन होती है, किसी को हाउस अरेस्ट भी करें तब भी उसको पसीने आते हैं। पत्नी कहे पति से आप इस कमरे से बाहर नहीं निकलोगे, 4 दिन में सफाई कर रही बाकी घर में, हो पाएगा क्या? तो बेसिक कंटेंट पूरे उससे शिक्षा जगत से गायब है। कोशिश ये नहीं कि वो जानबूझ के कर रहे हैं, हम जैसा समझते हैं वैसा जीते हैं। जीना प्रमाण है समझ के आधार का, समझ का पैमाना, आपकी समझ कितनी है। हमारी डिग्रियां, हमारा पैसा
किसी काम का नहीं अगर जीना नहीं हो रहा था, तो पैसे के बावजूद भी क्या हो रहा है पूरी दुनिया में, पूरे हमारे सराउंडिंग में हम देख सकते हैं, अपने आप को भी जोड़ के देख सकते हैं क्या हो पाया। पूरी दुनिया की दौलत, पूरी दुनिया की समृद्धि सुख नाम की चीज को छू नहीं पाती, वो इनसे अलग चीज है और वो निरंतर चाहिए, परमानेंट चाहिए। और वो कैसे मिलती है? जब हम यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज हैं जो आदमी की खुद की प्रॉपर्टी है। पानी दो एटम से मिलता है, दो मॉलिक्यूल या क्या कहेंगे आप, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दोनों का स्वभाव अलग है। एक आग को जलाने में मदद करता है, एक को बुझाने में मदद, या जलता है खुद, क्या होता है? जब दोनों मिलके पानी बनते हैं तो पानी क्या काम करता है? उन सब दोनों से अलग काम करता है। तो आदमी की भी इसी तरह ऑब्जेक्टिव स्टडी हुई है, उसके साथ हम शेयरिंग कर रहे हैं पूरे एजुकेशन जगत के साथ, नॉट ओनली इन इंडिया, अब्रॉड में भी जुडिशियल सिस्टम के साथ भी अब कुछ टाइप हुआ कि ताकि जजों को भी ये समझ पैदा हो न्याय क्या है। अभी तक हम सब बैठे हैं कि सरकार ने कानून बनाया और हम उस पर चलना है, जबरदस्ती चलाने की कोशिश हो रही है, कितना चल पाता है? माँ बच्चे के पीछे सारा दिन लगी रहती है, ऐसे करो वैसे करो, सारा दिन चिल्लाती रहती है, कितना कर पाता है बच्चा? क्योंकि बहुत सारी बातें उसके अनुरूप नहीं होती, बहुत सारी बातों का जवाब चौथी पांचवी के बाद तो माँ को बाय बाय कर देता आज का बच्चा कि अब इसके पल्ले कुछ नहीं है, क्योंकि वो प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाती, वो उसके जीने में सहायक नहीं हो पाती। समृद्धि के लिए तो हो जाती है, रोटी दे दी, पराठा दे दिया, पैसे दे दिए, 10वीं तक पापा को भी निपटा देता आजकल का बच्चा, उसको एटीएम के अलावा समझता कुछ नहीं, और कॉलेज में आकर टीचरों को निपटा देता है, क्योंकि जो बच्चे में गड़बड़ नहीं है। बच्चे की जो यात्रा है, बच्चे को जो रास्ता मिलना चाहिए था उसको रास्ता नजर नहीं आता। चारों तरफ बन जाओ बन जाओ बन जाओ, कंपटीशन, फेल हो जाओगे, मर जाओगे, ये हो जाओगा, फिर पैकेज थोड़ा है, प्रमोशन टाइम पे नहीं हो रही है, वो नहीं हो रही, मेरे को जाना था वहां पे। सारे पॉलिटिशियन प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं, प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट एक है, जो बन गया उसने क्या कर लिया? कितनी मूर्तियां हमने धरती पे लगा ली, कई हजारों सालों पहले बहुत सारे राजा हुए होंगे, मूर्तियां भी लगाई होंगी, सब मिट्टी में दब के हम खोद के भी नहीं देख रहे, बहुत सारे राजाओं, किसी को जरूरत भी नहीं। कुछ सालों तक किसी के बारे में पढ़ लेंगे, फलाना एक महान व्यक्ति था, ये था वो था, महानता की स्टोरियां पढ़ा पढ़ा के हमने बच्चों में हीन भावना पैदा की है। बच्चे ये सोच लेते हैं कुछ ही महान होते हैं, बाकी सब तो ऐसे ही होते हैं, अरे मेरे न तू प्यारे। बहुत रॉन्ग कंसेप्ट, क्योंकि मौलिकता, आदमी की जो मौलिकता है वो कोई बड़ी छोटी नहीं है, वो कोई पद पदवे से बनने वाली चीज नहीं है, वो किसी एक आदमी दूसरे आदमी से किसी भी रूप में कम नहीं है। कम और ज्यादा आंकने का काम हमने किया, हमने कंटेंट तैयार किए, द्वंद के कंटेंट। ऑफिसर पीएन को छोटा समझ रहा है, पीएन पानी पकड़ाता तो गिलास को पटक के मारता है, क्यों? छोटा था तो फिर ऐसे उसी हिसाब से काम करना चाहिए, क्यों नहीं कर पा रहा? उसको सम्मान नहीं मिल रहा, वो मजबूरी में वो गिलास को पटकता है, आवाज आती है, अंदर से गाली देता है, और उसके साथ सम्मानता का भाव के साथ पेश आके जब हम देखते हैं, वो ओवर टाइम नहीं देखता, वो बिहेव ऐसे करता है जैसे भाई होता है। हम सारे के सारे कुछ और तरह की पद और पदवियां हमने बना ली, व्यवस्था ऐसी क्रिएट कर दी कि आदमी की मौलिकता पूरी गायब, और कंपटीशन का ये अननेसेसरी दौर, ओलंपिक में भी कंपटीशन। अब तो फिजिकल फिटनेस भी जिसको रखनी हो वो भी इस ध्यान से रखेगा कि पदक जीत जाए तो ठीक है, कंपटीशन की वजह से कितने लोगों ने नशे की दवाइयां खाई फर्स्ट आने के लिए। कोई शिक्षा, कोई एथलेटिक्स का स्कूल, कोई एथलेटिक्स का गुरु ये नहीं सिखा पाया, ये समझा नहीं पाया नशा करना बुरी बात है, और जब पता नशा साबित हो गया, सारे पदक भी वापस जाएंगे, उसके बावजूद भी क्या प्रेशर कर दिया एजुकेशन ने, कंपटीशन ने, कि उसके बावजूद भी वो चोरी करता है। तो शिक्षक विद्यार्थियों की मौलिकता को बनाए रख पाए, अपनी मौलिकता के साथ पेश आ पाए। जब वो खुद मौलिकता के साथ पेश आएगा तो वही एथिक्स है,
एथिक्स के फार्मूले आदमी के बनाए हुए चलेगा नहीं, हुआ नहीं कहीं भी। ना मैं लॉ के प्रोफेशन में हम वकील लोग उनको फॉलो कर पाए, ना मेडिकल प्रोफेशन में इतना प्रेशर है पैसा कमाने का कि डॉक्टर भी किडनी चुराने पे लगे। बताइए, जहाँ आराम से रोटी खा सकता है आदमी अपनी तनख्वाह में, अपने पैसे से, उसके बावजूद भी ऐसा क्या कंटेंट शिक्षा ने डाल दिया कि वो, क्योंकि कंटेंट तो डला है, जो उसने पढ़ाई की है वहाँ तक आपने और हमने एथिक्स पढ़े हैं, पढ़ाए हैं, उसके बावजूद भी 1% भी गारंटी नहीं है कि पूरा का पूरा एथिक्स फॉलो होगा। तो आदमी की, डॉक्टरों ने, साइकोलॉजिस्ट ने आदमी की मौलिकता की स्टडी नहीं कर पाए, उसके उस बिहेवियर की स्टडी की जो कि प्रभावित है भौतिकवाद से, सेंसरी ऑर्गन्स के मिसयूज से। सेंसरी ऑर्गन हमारी उपयोगिता और भागीदारी के अर्थ में है। पुरुष और नारी का भेद नेचुरल है, वो शारीरिक आधार पे है, उसकी मौलिकता के आधार पे बिल्कुल नहीं है। और अभी तक तो इंडिया में भी, बाहर के बहुत सारे देशों में औरत और आदमी में बिहेवियर का फर्क कितना है, कैसे कैसे व्यवहार होता है एक दूसरे से। एक मौलिकता में रति भर का फर्क नहीं है आदमी और औरत में। उनकी उपयोगिता हेतु नेचुरल इवोल्यूशन का एक ही करिश्मा है कि दो शरीर हैं और एक वंश वृद्धि के लिए उनकी भागीदारी है। सर ज्यादा टाइम तो नहीं होगा, कितना होगा मुझे मालूम। नहीं, आप देख लो। जब दूसरे स्पीकर वो कह रहे हैं कि चल रहा है तो फिर मैं चला जाता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, दूसरे का कैसे। तो यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज पे कंटेंट है जो पूरे शिक्षा जगत के साथ शेयरिंग करते हैं। मैं भी इसमें छोटी सी भागीदारी करता हूँ। वो सारी की सारी भागीदारी निःशुल्क होती है और ये पहले का और आखिरी का भी कहने की कोई जरूरत नहीं, सारे लोग निःशुल्क काम वो करते हैं। इवन किराया भी कहीं होता है तो अपनी जेब से देते हैं। ये इसलिए कि आदमी को जब जीना आता है वो समृद्ध हो ही जाता है। आदमी को जब जीना आता है वो समृद्ध हो ही जाता है, ये बाई प्रोडक्ट है। जब आदमी भागता है पसीना आता ही है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है एजुकेशन में, आजकल हम किस उसमें जी रहे हैं, किस कंटेंट के साथ जी रहे हैं। पैसा कमाना नहीं तो जी नहीं पाएंगे, तो इसलिए मॉर्निंग में प्रोग्राम होता है पैसा कमाने का। और जब पैसा कमाना है और उसकी कोई लिमिट भी नहीं है तो कुछ भी कमाना है। जब कुछ भी कमाना है तो उसमें तो शोषण होगा। अब शोषण होगा तो विद्रोह होगा, लड़ाई झगड़े होंगे, जंग होंगे, एटम बम बनाने पड़ेंगे, फिर एटॉमिक संधि करनी पड़ेगी थोड़ा बहुत काम चलाने के लिए। वो कभी भी चल गए तो बड़ा काम हो जाएगा। कार्यक्रम जीने का होना चाहिए, एजुकेशन का कंटेंट जीने का कार्यक्रम, उसके कंटेंट उसमें होने चाहिए कि मॉर्निंग में जीने के प्रोग्राम के साथ उठते हैं तो बड़ा मजा आता है, आंख खुलती है खुद। और जब कमाने के लिए चलते हैं तो अंगड़ाई लेके उठते हैं, आज फिर पंगा। ये आप लोग खुद भी महसूस कर सकते हैं। इसलिए बच्चों को, जिनको जीने के कंटेंट के साथ कई स्कूलों में ये चल रहा है एक्सपेरिमेंट, बच्चे छुट्टी के दिन भी बच्चे खुद ये कहते हैं टीचर छुट्टी मत करो, अध्यापक जी, अध्यापिका जी छुट्टी मत करो। अरे क्यों भाई? और दिल्ली में ये है कि हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी है, तीसरे दिन की भी डिक्लेयर कर दे तो सारे बच्चे खुश हो जाएंगे। तो क्यों कि स्कूल में, कॉलेज में जो हो रहा है उनके मतलब का नहीं है। और जिन स्कूलों में इसका एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है वहां बच्चों को ये लग रहा है कि मेरे मतलब का है और कल जो नहीं हुआ आज अगले दिन वो होना चाहिए। मैं और उस बात को समझना चाहता हूँ और अच्छे तरीके से जीना चाहता हूँ। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट की बात करके मैं बंद करता हूँ। एक स्कूल में एक एक्सपेरिमेंट किया गया, संबोधन वो जिससे संबंध नजर आए। यहाँ संबोधन क्या, पापा, डैड, मैम, इससे कोई रिलेशनशिप समझ में आती है?
स्टूडेंट का होए, हेलो, खड़ा हो, कोई संबंध है इसमें? संबोधन में संबोधन वो जिसमें संबंध नजर आए। तो टीचर का संबोधन इस तरह से हो कि सामने वाला जो बच्चा है वो इस भाव से खड़ा हो, क्या गुरुजी ने मेरे को मौका दिया है खड़ा करने के लिए। संबोधन गायब है शिक्षा से। एक स्कूल में जब एक्सपेरिमेंट किया कि इसके रिजल्ट क्या होंगे संबोधन के, टीचरों से पूछा गया क्या तकलीफ आपके स्कूल की, कि बहुत बच्चे आपस में झगड़ा करते, मेरी पेंसिल तोड़ दी, मेरा पेन तोड़ दिया, इसने चूटी मारी, इसने ये कर दिया, वो कर दिया, शिकायतें। और टीचर का पढ़ाने का कोई काम नहीं सरकारी स्कूल में, और वो आराम से वो इसी में निपटाने में, इसको 2 डंडे मार तो उसको थप्पड़ मार दे, उसको करते वो मॉनिटर बना दे। तो कहा इसमें तो कुछ बड़ी बात नहीं थी, ये सॉल्यूशन शिक्षा जगत नहीं कर पाया। कहा कि सबसे पहले संबोधन ठीक करिए। क्या बच्चों को जानते हैं कि नहीं, नाम याद कर नहीं सकते, कोई प्रेशर नहीं टीचर पे, कोई जरूरत नहीं इसकी। बच्चों की नेम प्लेट लगाइए। आप जब भी किसी बच्चे को उठाना हो उसके पास जाइए, दूर से भी दिखाई नहीं दे रहा हो, और ये कहिए अशोक बेटा जी, शीला बेटी जी, सिर्फ इतना बोलना आपको। बच्चों को ये बताया कि आपको बोलना है टीचर का नाम, अध्यापिक नाम लेके अध्यापक जी, अध्यापिका जी, और आपस में सुरेश भैया जी, फलानी बहन जी, पूरा नाम के साथ संबोधन में संबंध नजर आए। तो हफ्ता 2 हफ्ते के बाद जब वो किया के देखते हैं शिकायत कितनी कम हुई, तो कमाल हो गया, 95 से अब वो शिकायत गायब थी। शिक्षा के कंटेंट में हम इसमें भी असफल हो रहे हैं। एक ही क्लास में 50 बच्चों के बीच में भी आपस में रिलेशन के संबोधन को तय नहीं कर पाए, ताकि वो आत्मीयता के साथ रह पाए, जी पाए, मदद कर पाए। माहौल ये बना हुआ है, एक बच्चे को आता है दूसरे को बताना नहीं चाहता, क्योंकि पेपर नजदीक है, यही प्रश्न आ गया तो मेरे नंबर कम हो जाएंगे। नेचर में, एग्जिस्टेंस में इसका कोई प्रावधान नहीं है। हम बिल्कुल एग्जिस्टेंशियल लॉ के खिलाफ सारे के सारे कंटेंट पे चल रहे हैं, एकदम उल्टी दिशा में। एक और स्कूल में हुआ, ये उपदेश से नहीं होगा, समझाने से होगा। एक स्कूल में उपदेश से होता नहीं, समझाने से होता है। एक बार समझ में आता तो जीने में आ जाता है, ये सूत्र है। जिन चीजों को हम नहीं मानते, जिन रास्तों पे हम चल नहीं पाते, इसका सीधा सा मतलब है हम समझ नहीं पाए। सदा सच बोलो, हम सच नहीं बोल पाए, कारण क्या? सच क्यों बोलना, समझा नहीं पाए। इसका एक्सपेरिमेंट किया स्कूल में कि उपदेश से होता नहीं। सारी हमारी जितनी भी अच्छी किताबें हैं परंपरा में, सबने कोशिश की आदमी को अच्छा बनाने की, सबकी भागीदारी हुई, मगर ये काम निश्चित नहीं हो पाया। सदा सच बोलो, अहिंसा परमो धर्म, ये करो वो करो, सारी मानवता एक, सब भाई भाई, ये वो सब बात बनी नहीं। तो इस पे इसलिए कि बात समझ में नहीं आई, समझाने की कोशिश नहीं की, उपदेशों की कोशिश की। सर इसके बाद मैं खत्म करता हूँ। एक उसमें ये हुआ स्कूल में कि बच्चों को कहो ब्रश करें, टूथ ब्रश करें, तो बच्चों को सब ने ब्रश करनी है रात को। तो एक हफ्ते के बाद चुपचाप ये कहा कि बच्चों ने टिक मार्क लगानी, ना इसका कोई दंड मिलना, ना किसी का नाम लिखना, बस पेंसिल से टिक मार्क लगानी है। तो मैक्सिमम बच्चों ने रात को ब्रश नहीं की। फिर उनके पेरेंट्स को बुलाया पीटीए में, पेरेंट टीचर्स मीटिंग में, कि सब बच्चों को कहो आप ब्रश कराइए, बड़ा फायदा है इसका। कई माओं ने कान खींचे, कईयों ने पिटाई की, कईयों ने सत्था कार के। 1-2 हफ्ते में जब रिजल्ट देखा तो बच्चों ने ब्रश नहीं की, एक आध बार कर ली दंड से, मारने पीटने से। फिर उससे झगड़ा हुआ, माँ भी पछताई कि मारना अच्छा नहीं, करे या ना करे। फिर हुआ कि पैसे का आर्थिक दंड दिया जाए, कि जो बच्चे ब्रश नहीं करेंगे उनको आर्थिक दंड मिलेगा। तो स्कूल की कमाई हुई, बच्चों ने ब्रश नहीं किया और कुछ बच्चों ने झूठ बोलना शुरू कर दिया। जिन्होंने नहीं की उन्होंने भी टिक मार के लगा दी, क्योंकि उनके घर पे भी पता किया गया। माँ ने तो कहा ब्रश नहीं की, बेटे ने टिक मार के लगा दी, मैंने की, क्योंकि इसको डर था जुर्माना लगेगा, पेरेंट्स नाराज होंगे। तो झूठ बोलना और सिखाया, समझ में आ गया झूठ बोलने से बचते हैं। फिर इससे अगला स्टेप था कि दंड दो, डंडा मारो। तो ज्यादा बच्चों ने टिक मार्क लगाई, ब्रश की, मगर ब्रश नहीं की थी, दूसरे तरीके से जो पता किया।
यही हमारे सारे के सारे क्रिमिनल लॉ में हो रहा है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा पूरी धरती पे। और उसी तरह के लॉ को हम पढ़ाते हैं, बच्चों को रटवाते हैं, बच्चों को अच्छे नहीं लगते, क्योंकि डिग्री लेनी है इसलिए पढ़ते हैं। कुछ बच्चे ज़्यादा रट पाते हैं, अच्छे नंबर आते हैं, कुछ बातें बच्चे छोटी सी बुक लास्ट में पढ़ के पास हो जाते हैं। फिर हुआ, क्योंकि फार्मूला इधर समझाने से, फिर डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने सरेआम उनको दिखाया कितने दांत होते हैं, खाना खाने से क्या उनके दांत में रह जाता है, और कैसे टूथ डिके होता है, बैक्टीरिया क्या होते हैं, उसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं। दांत डिके होता तो बॉडी के दूसरे ऑर्गन पे क्या दुष्प्रभाव पड़ता है। तो कमाल हो गया, 99% बच्चों ने ब्रश की। और मैं केवल ब्रश की, अपने माँ बाप को, घर के सदस्यों को जबरदस्ती चिपट चिपट के ब्रश कराई। तो जो हम पेनल लॉ से समझाना चाहते हैं, जिन लॉ को, जो इस तरह के आधार पे लॉ बने हुए हैं, उनको पढ़ा पढ़ा के हम बच्चों को डिग्रियां देते हैं, रिसर्च कराते हैं, और हो ऐसा रहा है। समझाने से होगा, सुधार गृह नाम भी रख दिया जेलों का, उसके बावजूद भी वहाँ से अंदर भी हत्याएं हो रही हैं, और वहाँ से फिरौतियाँ मांगी जा रही हैं, और वहाँ से जो निकल के आते हैं उसका एक अलग से वातावरण समाज में रहता है। तो मैं इसी बात के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। ये एथिक्स, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज को टीचर समझ पाएंगे, छोटी सी स्टडी है उसको जांच पाएंगे, उसके आधार पे जब जी पाएंगे तो टोटल एथिकल बिहेवियर होगा। फिर आपका एथिक्स की किताब में कुछ भी लिखा हो, कोई वायलेट हो नहीं पाएगा। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much, sir, for sharing your thoughts with us. And in fact, we have forgot to live our lives fully. So I don't want to break the monotony and the series of talks and the thoughts which are provoked by the speaker. But this is time for tea break. So I invite each and everyone to outside to the tea break, which is organized.